हाँ जी। नमस्कार। क्या है बाकी ये बच्चे कहाँ गए हैं सारे? बाहर घूम रहे हैं। जरा दरवाजा बंद करो। अरे मोमोज का लॉक लगा दो। है, मैं जल्दी आ गया हूँ प्रोजेक्ट बनाने। खोल दिया है। डर क्यों रहे हो? चलो चलो 3:45 पे लगा देंगे। है ना? 3:45 तो। हाँ 3:45 बोल रहा हूँ, सॉरी। 5:45। 5:45 पे लॉक कर देना। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें वो। एक बात थी मजेदार, मतलब अच्छी बात थी, मोटिवेशनल। दूसरे बैच में बताई। सैटरडे को एक स्टूडेंट आई, अदिति। डीपीएस रिसाली में पढ़ती थी। और जानते हो आप अदिति नायर? नहीं जानते? तो अदिति नायर आई और वो भी आईआईटी गुवाहाटी में नहीं, आईआईटी धनबाद में है। तो अच्छी बात होती है कि स्टूडेंट कोई पुराना आता है तो क्या अपन बोलते हैं, कोई तो ऐसा भी लगता है कि ये बना के बोल रहे होंगे अपने हिसाब से कहानी। मतलब बच्चा होगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ये बना के बोल रहे होंगे कि उस बच्चे में ये खास बात थी या ये अच्छी बात थी, ये कमी थी। तो वो सामने थी, मैंने कहा जरा बताओ अपने बारे में इनको बच्चों को जरा थोड़ा सा। तो उसने जो पहली बात बोली वही मैं सुनना भी चाहता था। वो हमेशा बताती भी है कि हर टेस्ट के बाद वो तैयारी छोड़ देती थी और बोलती थी कि मेरे से तैयारी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेहनत करते हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे। किस कॉलेज में पढ़ रही है? आईआईटी में पढ़ रही है। और हर टेस्ट के बाद रोती थी। हर टेस्ट के बाद 15-20 मिनट उससे बात करनी पड़ती थी और आके बता भी देती थी। ऐसे नहीं, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि आप टीचर को बता दे रहे हो कि सर मेरे नंबर ही नहीं आ रहे। वो देखो उनके बच्चों के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। आई थिंक ये गगन दलाल वाले बैच में थी। तो हालांकि ये जेई वाली थी और वो नीट वाले थे, तो वैसे तो प्रोसेस सेम नहीं है। लेकिन फिर भी कंपैरिजन होता है, बातचीत होती है, डिस्कस होते हैं डाउट। तो वो लोग इतना कर चुके हैं, हमको ये नहीं आ रहा, उसको वो चैप्टर भी रिवाइज हो गया, मुझको ये भी नहीं हो रहा। तो कंपैरिजन में कई बच्चे एक दूसरे से परेशान रहते हैं, हर बार उसको सिखाते थे। वही तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग फोकस उस पर नहीं कीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे दूसरा कितना पढ़ रहा है वो तुम डिसाइड करोगे क्या? दूसरी की तैयारी हम डिसाइड करेंगे। दूसरा तुमसे ज्यादा ही पढ़ रहा हो तो चाकू मार दोगे उसको, उसका घर गिरा दोगे, बुलडोजर चला दोगे। हमारे कंट्रोल में क्या है? हम अपनी तैयारी जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। अगर मेरे पास बढ़ाने के लिए मान लो 5 आवर्स पढ़ने का ही समय है तो हम कितना पढ़ लेंगे? 5 आवर्स पढ़ लेंगे। ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जितना था हम उतना कर रहे हैं। किसी के पास ज्यादा समय, मान लो कोई स्कूल नहीं जाता, किसी का डमी स्कूल है, वो उसने डिसाइड किया, उसने एक रिस्क लिया, उसने एक बात समझी होगी कि भाई हम डमी रखेंगे, उसके पास ज्यादा टाइम है, उसने ज्यादा पढ़ ही लिया, तो तुम क्या रोक दोगे उसे? तो आप उस चीज के लिए परेशान मत होइए जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पेपर तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? पेपर तुम्हारे कंट्रोल में है कि उस पेपर में कौन सा सवाल आएगा? जो नीट का पेपर आएगा उसमें 45 के 45 सवाल बिल्कुल सही होंगे, ये भी तुम्हारे कंट्रोल में क्या? हो सकता है एक सवाल गलत हो सकता है उसी में तुम्हारा समय ज्यादा लग जाए। हम इसकी चिंता क्यों करें कि पेपर में कौन सा सवाल आएंगे? हमारे पास हमारा एफर्ट है। हमारा एफर्ट क्या है? जितना टाइम हमारे पास है और उस टाइम में हम जितना टाइम सीरियसली पढ़ सकते हैं, क्या उतना पढ़ पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ सकते हैं 6 घंटे, पढ़ रहे हैं 2 घंटे, तो ये गलत हुआ ना। हम लोग ये सोचे इधर हमारा रिजल्ट अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, बाद में नहीं आ रहा, इसकी चिंता नहीं करनी है। हमको वो भी नहीं चाहिए, एक छोटा सा तुमको केवल सहारा चाहिए।
और ये बात अगर समझ में आ जाए कि मेरे कंट्रोल में जो है बस वही हम करते रहेंगे, जो हमसे एक्सपेक्टेड है बस वही करते रहेंगे, रिजल्ट आए या नहीं आए। और किसी बंदे को मैंने नहीं देखा जो इस बात पे अटक जाए कि मेरे कंट्रोल में जो है वो मैं करता हूं, रिजल्ट जो आए वो आए, तो कभी वो अनसक्सेसफुल नहीं होता। ये तो हमारे यहां सिखाया ही जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये किस किस ग्रंथ में लिखा है? हाँ, गीता में बोला गया है कर्म करो। लेकिन ये इतनी बार हमको बोला जाता है कि अब हम इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं लेते। तो ये तो हमें पता ही है, ये तो हम नहीं मानेंगे। कुछ और बताओ। हमारा काम जो है हम वो करें। तो वो लड़की क्या करती थी, वो थोड़ा गिव अप करती थी, मैं थोड़ा सा उसको मोटिवेट करता था, उसको बैठा बैठा के कई बार समझाया सिखाया कि आप तुम जो कर सकते हो वो करो, रिजल्ट क्या आएगा नहीं आए, लेकिन अगर तुम तैयारी छोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तब तो खराब आएगा ही। तुमने पूरी मेहनत करी तो ऑप्शन क्या है, खराब भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, तो चांस तो है ना। और तुमने नहीं करी तो सर हमें दुख तो नहीं होगा। कैसे दुख नहीं होगा? तुम्हारे साथ के बच्चे जा रहे होंगे और तुम नालायकी में बैठे हो, और तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हारा नहीं हो, तो तुम तो बैठे ही रहोगे ना। ये एक चांस मिला आईआईटी गुवाहाटी, मतलब वो एक चांस नहीं होता, वो एक्चुअली जेई मेंस क्वालिफाई करना होता है। जेई मेंस के बाद जेई एडवांस की तैयारी करनी होती है। जेई एडवांस को भी सीरियसली देना होता है, लेकिन कुछ दिनों में उसके दिमाग में हो सकता है कैसे भी बैठ गया कि हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। मैंने कहा तुम पेरेंट से पूछ लेना अपने। कोई पेरेंट नहीं कहता कि रैंक वन नहीं लेके आओ, तुम कल रैंक वन लाना इस बार, कोई नहीं कहता। वो क्या कहते हैं, जो तुम्हारे बस में वो तो करो। तुम अपने टैलेंट को तो जस्टिफाई करोगे। अरे भाई, तुम 3 घंटे पढ़ सकते हो तो 3 घंटे तो सीरियसली पढ़ो। तुम बैठे 3 घंटे हो और बातें इधर उधर की चल रही हवाबाजी, तो वो नहीं चाहिए किसी को, धोखा नहीं चाहिए किसी को। तुम जो कर रहे सीरियसली करो। उसने किया, ये तो बात हुई उसके सामने। तो उसने बताया कि सर समझाते थे, फिर मैं मुझे थोड़े दिनों बाद 3-4 महीने के बाद समझ में आया, उसमें मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया बहुत सारा। मैंने कई दिन तैयारी भी छोड़ दी, फिर भी हमने करते गए करते गए करते गए और हो गया फाइनल सिलेक्शन। तो ये एक अच्छी स्टोरी है जिससे हमको सीख मिली कि होना चाहिए। असली बात उसने क्लास के बाद जब वो रुकी और मैंने पूछा क्या चल रहा है कैसे चला, उसके बाद असली बातें उसने बताई जो कि मजेदार थी। कि वो जब कॉलेज गई तो आईआईटी धनबाद में उसका ब्रांच है केमिकल, उसको कंप्यूटर साइंस नहीं मिला क्योंकि रैंक थोड़ा पीछे थी। तो फर्स्ट ईयर में अच्छा पढ़ने से ब्रांच चेंज हो सकता है, लेकिन उसके नंबर उतने नहीं आए कि ब्रांच चेंज हो पाए। तो सेकेंड ईयर उसने फिर गिव अप कर दिया कि हम केमिकल, इंटरेस्ट नहीं है मुझे केमिकल पढ़ने में, और केमिकल ब्रांच है हम नहीं पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितने में हम पास पूस हो जाएं और हो जाएगा। उसके पेरेंट ने उसको फिर यही सिखाया कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, तुम वो चिंता मत छोड़ो। चिंता छोड़ो कि केमिकल है और ये है वो है। जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है क्या ढंग से पढ़ सकते हो? हाँ। क्या उसको अप्लाई कर सकते हो? हाँ जी। पेपर दे सकते हो ढंग से सीरियसली? हाँ जी दे सकते हैं। पूरा मेहनत से केमिकल पढ़ा, केमिकल ब्रांच की टॉपर हो गई सेकेंड ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में कॉलेज में एक ऑप्शन खोला कि जो ब्रांच टॉपर है, एक एक बच्चा जो ब्रांच टॉपर है वो सेकंड मेजर ले सकता है। सेकंड मेजर का मतलब है केमिकल इंजीनियरिंग आपका फर्स्ट मेजर है, तो केमिकल इंजीनियरिंग आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सेकंड मेजर 3-4 सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ये है, उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए थी। वहां ओपन हुआ कि सेकंड मेजर भी ले सकते हैं। अब ये सेकंड मेजर मुसीबत होती है, क्यों? क्योंकि केमिकल पूरी पढ़नी है और कंप्यूटर साइंस भी पूरी पढ़नी है, यानी कितने बीटेक हो गए? 2 बीटेक हो गए। ठीक है। फिर भी, और केवल इसलिए ब्रांच टॉपर को ही दी जाती है क्योंकि वो इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। जो लल्लू है वो तो पहले ही नंबर नहीं ला रहा, अपने में ही नहीं ला रहा, तो दूसरे में क्या करेगा वो? तो उन्हीं को ऑफर करते हैं। तो उसने सेकंड मेजर ले लिया कि जो होगा देखा जाएगा। सेकंड मेजर के साथ फिर पढ़ी थर्ड ईयर में, तो इसमें भी बेस्ट मार्क्स उसके, और केमिकल में भी टॉपर। जब दोनों जगह टॉपर हुई तो फिर एक बड़ी फेमस कंपनी गूगले करके आई। गूगले सुना ना? गूगल। और उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए बच्चे ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आओ। उन्होंने सेलेक्ट किए बच्चे, और उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटर साइंस। और किसके पास अब कंप्यूटर साइंस है? अदिति के पास। अप्लाई किया गूगल में, इंटर्नशिप लग गया तुरंत। 3 महीने के लिए भी यहाँ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हर महीने 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आ रही है उसको, 3 महीने की इंटर्नशिप।
तो कह रही है जॉब भी ऑलमोस्ट लग जाएगा मेरा गूगल में, बट वो और भी ऑप्शंस देखेगी। फाइनल ईयर में अभी है। 3 लाख कितना कूल है, घर बैठे। अच्छा, गूगल में आप काम कर रहे हो, मतलब यू आर इंटरेक्टिंग विद फाइनेस्ट माइंड। ऐसा नहीं है कि आप झंडू किसी बनिए की दुकान में काम कर रहे हो। भाई किसी बनिए को ऑफेंड नहीं करना मुझे, लेकिन ऐसे नहीं किसी लाला की दुकान में चलो जी राजेश सुपर बाजार में तुम्हारा लग गया, तुम आटा तोलो। अरे आप दुनिया के टॉप माइंड्स के साथ बैठे मीटिंग करते हो, प्रोजेक्ट समझते हो, कैसे जवाब देना, ये सब सीखते हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले रहे हो वर्क कल्चर का, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में। कितना मजा है, और पैसे भी कमा रहे हो। इस एक्सपीरियंस के पैसे देने पड़े तो लोग दे देंगे कि भाई गूगल में इंटर्नशिप हो जाए, हमारे चाहे 10 रुपए खर्च हो जाए, हम कर देंगे। वहां तो लाख रुपए भी दे रहे हैं, इंटर्नशिप भी दे रहे हैं। मजेदार नहीं बात हुई? कितनी मजेदार। उसने बोला सर मैं वही कर रही हूं अब जो सिखाया आपने, जो आ गया सामने प्रोजेक्ट उसको पूरी मेहनत से करो, उसका फायदा होगा नुकसान होगा नाप तौल ये सब छोड़ देते हैं। और हमेशा पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ये बिल्कुल याद आ जाएगा कि यहाँ पे उस समय हमने देखो हार्डवर्क किया था, मुझे दिख नहीं रहा था ये, लेकिन ये यहाँ पे कर रहा है मुझे। और हर बंदा ये कहता है जो सक्सेसफुल हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, कि हमने उस समय तब भी हम मरते थे यार, तब भी हम रात रात भर पढ़ रहे थे, हमें लग रहा था मेरे नंबर नहीं आ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं, फिर भी हम पढ़ रहे थे, आज नंबर दिखने लग रहे हैं। क्या रिजल्ट तुरंत नहीं आता, हम जिस समय मेहनत कर रहे होते हैं उस समय नहीं आता, वो कब आता है, वो बाद में आता है। तो बाद में ही तो हमें चाहिए। इसलिए कभी भी मन में ऐसा है कि अरे क्या फायदा पढ़ने का, क्या नंबर तो आते नहीं या नहीं आते, जहां हो और एफर्ट बढ़ा दो, कुछ तो बेटर हो ही जाएगा। जितने नंबर आ रहे थे उसमें 20-30 नंबर और ऐड ही हो गए तो क्या नुकसान हो गया? हर बंदे को एक एक ही बस, एक अच्छा कॉलेज की एक अच्छी सीट मिल गई तो आगे भी मेहनत करेंगे। लेकिन एक बार आइडिया लग जाएगा ना कि इतनी मेहनत से हमारा मतलब हम कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी तुम लोग ने लाइफ में कुछ प्रूव नहीं किया है, तो इसलिए सेल्फ डाउट ज्यादा है। पहले सिलेक्शन के बाद कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, फिर लगता है ना हमने पहले भी तो तैयारी की थी, बस ऐसे ही पढ़ते थे हमारा हो तो गया, अब भी करेंगे तो अब भी हो जाएगा। तो आगे की तैयारी थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा देती है, पहली बार में दिक्कत ज्यादा है। लेकिन वही आपको अभी टीचर्स की बात मान लेनी है कि आपके एफर्ट पूरे लगा दो और चिंता मत करो, अभी वो होती। और वो किस लिए आई थी बताएं? उसको पहला 1 लाख रुपए का सैलरी मिला था, तो उससे मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। तो मैंने उसको बोला कि जब नौकरी लगेगी तब भी आना है। ये तो इंटर्नशिप है, ये तो 1 लाख रुपए तो छोटी सैलरी हुई, इससे क्या होगा? क्या भाई, जब सैलरी मिलेगी नौकरी वाली तब आएगा मजा, जब 4-5 लाख का चेक आएगा पहले महीने। और इसीलिए तुम लोगों को ये स्टोरी सुनाइए, इसका आखिरी वाला स्टेटमेंट ही तुम्हारे तुम्हारे लिए। तुम लोग भी जब कमाओगे, समझ गए कि नहीं, तो नहीं पहली कमाई है तो पेरेंट क्या बोलते हैं, भगवान के लिए मंदिर के लिए निकाल लो, फिर एक हिस्सा केटी सर के लिए निकाल लो, तभी तो मजा आएगा। क्या भाई? लेकिन आप देखिए कि एक एक छोटी छोटी बात किसी बच्चे के लाइफ चेंजिंग होती है। वो कितने साल, चौथे फोर्थ ईयर में है अभी, वो 3 साल हो गए और कोई ऐसा नहीं है कि रोज बात करते हैं, है ना। वो 4 साल तक उसके दिमाग में वही बात बनी हुई, सर आपने बोला था पढ़ते रहो, आपने बोला था पुश, मतलब अपने आप को पुश करते रहो, होते रहो, जब नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन तुम तो पढ़ो, कर लेते हैं, फिर फाइट मारो ना, एक हफ्ते एक टेस्ट और तैयारी करो। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं जो ऐसे ही रोते रोते फिर निकल जाते हैं, बाद में कहते हैं अरे हम तो स्मार्ट थे, हमें क्या, हम तो आता था। जब दूसरे पूछते हैं भैया तुम्हारा कैसा हुआ सिलेक्शन, अरे बचपन से तेज थे। टीचर से पूछो कितना रुला रुला के सेलेक्ट हुए। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट और थी आसना, वहां गाजियाबाद में, वो हर महीने ही छोड़ देती थी कोचिंग, आती नहीं थी, मतलब जैसे आई नहीं। पहले तो ऑनलाइन होता नहीं था, अभी क्या कोई बच्चा नहीं आया तो हो सकता है ऑनलाइन अटेंड कर रहा हो, तो ट्रैकिंग थोड़ा मुश्किल है। अभी जैसे कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, फिर वो नहीं आए 2-4 दिन, तो अपने को थोड़ा टेंशन हो जाती है, हम बोलते थे ऑफिस से जरा कॉल करो, तो बोलती थी उन्होंने कोचिंग छोड़ दी हमने। क्यों? पढ़ तो रही थी, ठीक तो था। बोले नहीं हमारे को प्रेशर हैंडल नहीं होता है। जो बच्चे बोकारो में वो पुरदा से पूछना,
तो वो बोलते थे कि हमारे को प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, स्कूल वाले डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम तो दोनों एग्जाम नहीं कर पा रहे हैं, इधर नंबर कट गए, उधर ये हो गया, हम नहीं करेंगे तैयारी। आसान क्या, स्कूल तो छोड़ नहीं सकते हो, क्या आसान है, कोई नहीं, छोड़ दो, और नहीं होगा तो नहीं होगा, 12th में तो नंबर आ जाएंगे अच्छे। फिर हम लोग मनाते थे उसको, ऐसा करो तुम हमारे असाइनमेंट मत करना, स्कूल के करना, क्लास में बैठ जाओ ना, क्लास में बैठो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो लिखते रहो, तो ठीक है इतना कर लेंगे। मना मना के बैठाया, 4 दिन बाद फिर आना बंद। अब क्या हुआ, सर इतना नोट्स बनाना होता है, ये तो नोट्स मत बनाओ, क्लास में बैठ लो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल सुनो क्या हो रहा है। इतना मनाने के बाद वो जब एग्जाम दे के आई तो सेलेक्ट हो गई। आईआईटी में इतनी खराब रैंक आई उसकी कि आईआईटी नहीं मिल रहा था, एनआईटी में पढ़ी, एनआईटी मिल गया उसको। फिर आई वापस क्लास में, मैंने बच्चों के सामने उसको बुलाया, क्या हो भाई, ये हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं इस बार के। आई स्टेज पे आके रोती रही, 10-15 रोती रही, क्यों रो रही हो, कि सर ने इतना समझाया था, आईआईटी में होती मैं तो बाद में रिग्रेट क्यों करना है, हमने खुद ही डिसाइड किया ना, बाद में भी खुश रहो, हमने डिसाइड किया हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो हम तो देख ही रहे हैं यार, आप लोग सीरियस हो, करोगे, एफर्ट मारते रहोगे, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। कॉलेज गिव अप नहीं करना है, ठीक है, अभी नहीं करना है, बाद में देखना, तुम जब एग्जाम आता रहेगा ना और ऐसे एफर्ट मारते रहो मारते रहो मारते रहो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कनेक्शन कि हाँ हो सकता है हमारा हो जाएगा, हो सकता है आएगा। अभी लेकिन डिसाइड मत करो। अभी किसी को भी लग रहा है टेस्ट में तो 450 नहीं बन रहे, 650 कहां से पहुंचाएंगे, कोई बात नहीं है, एफर्ट बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, 450 नहीं तो कुछ थोड़ा हो सकता है, 10 नंबर बढ़े, 20 नंबर बढ़े, यहाँ के टेस्ट भी डिफिकल्टी होते हैं, बट उतना सब हमको नहीं सोचना है। हमारा कंट्रोल क्या है, नंबर पे है क्या। मान लो यहाँ का टेस्ट हुआ और 5 सवाल डिफिकल्टी दे दिए, तुम्हारे नीट के लेवल से ऊपर ही चले गए, तो नंबर तो नीचे जाएगा ही। लेकिन हम ये क्यों सोचें, हमारा काम क्या है, जो घर पे समय है सारे टाइम पढ़ना, नोट्स रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, असाइनमेंट बनाना, नोट्स पूरे करना, जो हमारा काम है उसको हम सीरियसली करते रहते हैं, साल भर यही करते रहे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसका एक्सेप्ट कर लेंगे, बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा, इस समय ये कर लेते तो ये हो जाता, वो कर लेते वो हो जाता, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान दीजिए, ये क्रूशियल टाइम है, इस समय ये जो शुरुआत का 1-2 महीने होता है वहां तो बढ़िया चलती तैयारी, फिर वो जैसे अब स्कूल खुलेगा ना वही मामला हिलने लगता है, फिर बच्चे अरे यहाँ वहां ये वो। अभी देखो स्कूल खुला नहीं है, बहुत बच्चे नॉन सीरियस है, बहुत ही लोग नॉन सीरियस हो जाते हैं, अभी ऊपर वाले बैच में देखो जाके नॉन सीरियस है, नीचे नीचे घूम रहे हैं, ऊपर इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, क्या सेंस है यार, अभी घूमने का क्या सेंस है, क्लास छोड़ के घूम रहे हो। लेकिन वो उनका अलग है लाइफ में अंथू, ठीक है। बट दूसरा चीज ये भी मैंने देखा है कि हमारा यही काम है एज ए टीचर, हम समझा सकते हैं, लेकिन जब जिसको समझ में आना है उसको तभी आएगा, मतलब जबरदस्ती भी समझा नहीं सकते हैं, हम तो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को क्लिक करेगा अभी, कुछ लोगों को 3 महीने के बाद क्लिक करेगा, कुछ लोगों को एग्जाम एग्जाम के बाद क्लिक करेगा, अरे कैसा एग्जाम था यार, ये तो सब आता ही था हमें, थोड़ा प्रैक्टिस करके आते, गिवन टाइम में ही हो जाता है ये, पेपर का देखोगे लेवल, सर पीट लोगे, ये क्या यार, ये फालतू फालतू सवाल गलत कर करके हम आ रहे हैं, क्यों पढ़ ही लेते थोड़ा, ये तो था ही क्लास के नोट्स में ही लिखा हुआ, ये तब बाद में रिग्रेट नहीं करना। जंक्शन लॉ पहले किया हुआ है हमने, लेकिन उसको समझ लेना, दो इक्वेशन बना के भी देखेंगे। मान लो यहाँ पे करंट I1 है, स्टार्ट करते भाई, सब लोग आगे क्या, हाँ, I1 I2 I3 I4, तो ऐसा लग रहा है कि 3 वायर में तो करंट ऐसे है जो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक वायर का करंट बाहर की तरफ जा रहा है, हमको चाहिए थोड़ा सिमिट्री, तो उसको भी हम अंदर की तरफ ले लेंगे और -I4 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम। फिर जंक्शन पे आने वाले सारे करंट का सम, इसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, कि करंट का सम 0 एट अ जंक्शन, इसका नाम जंक्शन लॉ या केसीएल है, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। I0 मतलब I1 प्लस I2 प्लस
I3 माइनस, अब ये माइनस I4 में प्लस माइनस I4 है, करंट अंदर की तरफ माइनस I4। लेकिन ऐसा इक्वेशन होता नहीं है, होता कैसा है वो मैं बताता हूं। जैसे 3 वायर्स एक जंक्शन पे मीट कर रहे हैं, मान लो यहां का पोटेंशियल V1 है, यहां V2 है, ये V3 है, R1 R2 R3 है, यहां V है। तो मैंने ऐसे अब इसमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन सा वोल्टेज बड़ा कौन सा छोटा है, तो हम अपने हिसाब से इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो V1 V से बड़ा है तो करंट किधर आएगा, हायर से लोअर। ऐसे इधर भी मान लेंगे, ऐसे इधर भी मान लेंगे, तो सारे करंट अंदर आ जाएंगे, हमको बाहर लेने की जरूरत नहीं है, चॉइस हमारी है। तो हम हमेशा बाहर वाले को बड़ा वोल्टेज मान लेंगे। ऐसा हमने कैपेसिटर में भी बोला था, तो आ रहा था V1 माइनस V इंटू C1 इंटू C1, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। यहां पे ये जो करंट आ रहा है I, उसको लिख दिया V1 माइनस V अपॉन R1। अगर दूसरे ब्रांच से करंट बोलेंगे तो V2 माइनस V अपॉन R2। ऐसे ही तीसरे ब्रांच का भी करंट जंक्शन की तरफ आ गया, V3 माइनस V अपॉन। यूजुअली अलग से जंक्शन लॉ लगाने का इक्वेशन हमेशा ऐसे वोल्टेज के टर्म्स में, तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा आपको कि जंक्शन इक्वेशन बना करंट के सम का, लेकिन फाइनल जो एक्सप्रेशन है उसमें आई नहीं दिख रहा, उसमें V1 V2 V3 दिख रहा है। वहां पे भी ऐसे ही था, जब हम जंक्शन का रूल बनाते थे तो वोल्टेज के टर्म्स में एक्सप्रेशन बन के आता था, और जब लूप लॉ लगाते थे यानी वोल्टेज का सम जीरो, तो Q1 बाई C1 प्लस C1 प्लस Q2 बाई C2, याद है? तो वोल्टेज का इक्वेशन बनाएंगे तो करंट दिखेगा, और करंट का इक्वेशन बनाएंगे तो वोल्टेज के टर्म्स में होगा, तो ऐसा थोड़ा उल्टा दिखता है। ठीक है, चलिए जी, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया, तो बहुत सिंपल है, इस पे बेस अभी क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा लॉ है लूप या वोल्टेज लॉ है, केवीएल बोल देते हैं। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है कि सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो इन क्लोज्ड। ऐसा क्यों? क्लोज लूप में वोल्टेज का सम जीरो क्यों? कुछ और बोलो फिर से। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन है, ये सही बात है, कुछ और बोलो। हाँ, कंजर्वेटिव फील्ड है। ये कौन सा वाला फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सा वाला? चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव होता है। इसमें क्लोज लूप में चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा, वो इसलिए क्योंकि एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, फिर उधर पूरे रास्ते से घूम के वापस उस पॉइंट पे आओगे तो फिर से पोटेंशियल V1 ही मिलेगा, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट वर्क होता ही नहीं है। तो आप घूम के आए V1 से चल के वापस आए तो V1 तो कितना चेंज हुआ? कोई चेंज ही नहीं हुआ। यानी आगे चलने पर जितना इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं उतना डिक्रीज होगा, तभी तुम सेम वैल्यू पे आओगे। तो इसमें क्या लिखने के पहले हमने पहले भी सीखा था कि साइन लिखते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। तो इधर देखो, अगर मान लो एक रेजिस्टेंस R है और करंट I फ्लो कर रहा है, तो हम किधर चल रहे हैं उसको पहले नोटिस करना। अगर मैं लूप में चलते हुए ऐसा चल रहा हूं कि करंट के डायरेक्शन से मैच हो रहा है, करंट चलता है हायर पोटेंशियल से, तो हम जिस रास्ते चल रहे हैं तो हम किधर चल रहे हैं? हायर से लोअर या लोअर से हायर? हायर से लोअर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। डिक्रीज वाले वैल्यूज को माइनस के साथ लिखना है, तो माइनस IR लिख दिया। ओम्स लॉ क्या बोलता है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा और साइन अलग से लगा रहे। जैसे बैट कैपेसिटर में बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी होगा, लेकिन वो प्लस Q बाई सी होगा या माइनस Q बाई सी, वो डिपेंड करता था पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट वाले जा रहे या नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर से पॉजिटिव। इसमें भी ऐसे ही है, करंट I फ्लो कर रहा है, ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल है, हम ही चल रहे हैं इधर, तो मैं चल रहा हूं लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ, तो मैं बढ़ते हुए पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग मतलब प्लस IR। किसी रास्ते में अगर करंट का डायरेक्शन मुझे पता नहीं होगा तो हम अपने हिसाब से एक डायरेक्शन मान लेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद आंसर प्लस आया तो सही डायरेक्शन मान लिया, माइनस आया तो सेम वैल्यू अपोजिट में लगा देंगे, सिंपल है। ठीक है, अब इसको देख लिया। ठीक है, अब मैं ना एक लूप बना रहा हूं, उसमें लूप में इक्वेशन लिखूंगा। मान लो लूप का नाम है ABDCA। दिखा गया लूप? इसमें कितने लूप्स दिख रहे हैं आपको? दो, एक्चुअली 3 लूप हैं। अगर एक बड़ा वाला रास्ता बना ले तो भी वो कंप्लीट क्लोज लूप बन सकता है, लेकिन अगर छोटे वाले 2 लूप्स के इक्वेशन को ऐड कर दे
तो अपने आप बड़े वाले लूप का ही इक्वेशन आ जाएगा। इसलिए 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, जितने छोटे लूप से उतने इक्वेशन बन सकते हैं। तो इसमें कितने, 2 ही इक्वेशन बनेंगे। 2 इक्वेशंस को ऐड करोगे तो तीसरा वाला इक्वेशन भी बन सकता है, लेकिन तीसरा इक्वेशन पूरे कंप्लीट लूप का ही होगा। तो 3 अलग इक्वेशंस नहीं बन रहे, ठीक है, 2 ही इनमें। अगर यहां एक और लूप होता तो 3 ही लूप है। तुमने बोला 3 लूप तो ये हो गए, और फिर एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। जब भी 2 को मिलाएंगे तो उनकी इक्वेशंस ही ऐड हो रही होंगी, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। तो इसलिए आप इंडिविजुअल लूप से काम करो, अब वैसे मर्जी है। इस तरीके में घुसने से पहले आपको हर रास्ते में, यानी हर रेजिस्टेंस में कितना करंट है वो या तो गिवन होगा या आपको इमेजिन करना होगा। जैसे ऊपर वाले ब्रांच में कितना करंट ऐसा दिया है क्या फोटो में? नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं, मैंने मान लिया कोई करंट I1 इस रास्ते में फ्लो कर रहा है। ये पूरा रास्ता करंट I1 का यहां पे जाएगा। बीच वाले रास्ते में कितना करंट है वो मुझे मालूम नहीं, मैंने उसको I2 मान लिया। डायरेक्शन अपने हिसाब से इमेजिन कर लिया कि इधर से I1 आए, इधर से। अब यहाँ तीसरे में I3 मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जंक्शन लॉ फ्री में ही लगा दिया। यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, तो नीचे कितना गया होगा? तो यहां पे गया I1 प्लस I2। इसके लिए आप दोबारा अलग से लॉ मत लगाइए। अगर मैं यहाँ I3 लिख देता, तो जैसे यहां से I1 लिखा, यहाँ I2 लिखा, यहाँ से I3 लिख देता, तो मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम जंक्शन के लिए 0 कर देते, हमारी चॉइस होती, फिर I3 को हम उसी हिसाब से लिख देते। तो वो हमारी चॉइस है, लेकिन मैं नंबर ऑफ अननोन्स इधर बढ़ाना नहीं चाहता। तो I1 I2 I3 तीन अननोन लिखे, फिर एक को हटाएं, उससे फायदा नहीं। तो क्या करा, मिनिमम नंबर ऑफ करंट से तीसरे ब्रांच का करंट बना दिया। ये हमारी अप्रोच हो गई। अब लूप लॉ बना रहे, ठीक है, ध्यान से देखना। इधर ही ऐसे चल रहे, ऐसे ए से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, डी से सी आएंगे, सी से ए आ जाएंगे। तो ए से बी जाएंगे तो करंट के अपोजिट चल रहे हैं। करंट चलता हायर से लोअर, मतलब हम जा रहे हैं तो प्लस या माइनस। तो लिखा प्लस I1 R1, पहचान आया क्या? I1 करंट, R1 रजिस्टेंस, I1 R1 प्लस में। ये बैटरी के हायर से लोअर चले गए, पहचान गए, बी पॉइंट पहुंच गए। बी से डी में कुछ नहीं है, डी से जा रहे हैं, अभी करंट के डायरेक्शन में चल रहे, करंट चलता हायर से लोअर। बहुत अच्छे, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस, करंट के अपोजिट आएंगे तो प्लस। तो यहां लिख दिया I2 R2, लोअर से हायर E2 इक्वल टू, ये एक इक्वेशन हुआ, क्लोज लूप हो गया। फिर इसमें बना रहे, इसमें भी ऐसे ही घुमा रहे, ठीक है। यहां से गए माइनस E2, यहां से गए प्लस I2 R2। आप देखेंगे उल्टा चलेंगे तो ये प्लस E2 का माइनस E2 हो गया, और I2 R2 का उल्टा साइन हो गया, समझिए। तो जो डायरेक्शन इधर से है उसका अपोजिट आएंगे तो अपोजिट वैल्यू। यहाँ पे आगे D से F कुछ नहीं है, यहाँ पे जंप करेंगे तो माइनस E3। फिर यहां से आगे चले करंट के अपोजिट, I1 प्लस I2 इंटू R3। कितने इक्वेशंस हैं? अगर केयरफुली सॉल्व करें तो I1 I2 के आंसर आ जाएगा। I1 I2 आ गया तो तीनों ब्रांच का करंट आ जाएगा। फिर यही सब पूछते हैं, इसका करंट बताओ, उसका करंट बताओ, उसका वोल्टेज बताओ, यही सब। बोला इस R1 का वोल्टेज बताओ तो I1 R1, इस ब्रांच का वोल्टेज बताओ E माइनस I1 R1। कुछ समझे क्या? चलिए, तो करंट का आंसर आने से आ जाता है। ये किरचॉफ्स लॉ है। ऐसा कहां पे यूज करना होता है? स्कूल में। इस मेथड को लगाने से आपको भरपूर नंबर मिलते हैं, लेकिन आंसर सही आए इसकी बहुत ही कम चांस होता है, क्योंकि खतरनाक इक्वेशंस होती है। थोड़ा भी मिस्टेक किया तो गया। लेकिन आप देखेंगे सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी में इसी मेथड से सॉल्व किए गए होंगे, ठीक है। अब हमारा मेथड या हमारा बेटर मेथड है। हमने क्या बोला, 3 रास्ते ऐसे बने हुए, तीनों बैटरी पैरेलल में दिख रही क्या? अगर तीनों बैटरी को मिला के एक बैटरी बना दे तो फिर चौथा कोई रास्ता, तो फिर ये वो बैटरी किसमें चली जाएगी? ओपन सर्किट हो जाएगी। ओपन सर्किट में जो ईएमएफ होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा बताओ, 3 बैटरी को पैरेलल में मिला के ईएमएफ निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अपॉन। इसमें इस बैटरी को देख के क्या लग रहा है आपको? हाँ, बोल रही है तो उल्टा बैटरी लगा हुआ, देखो ऊपर वाले बैटरी नीचे वाले को देखो। तो इसको पलट के लिखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? तो आपको ऊपर वाला पूरा, मतलब ये पूरा ईएमएफ आ गया। इसी ईएमएफ को क्या बोल दिया?
मतलब अगर ये तीन रास्ते को मिला के एक रास्ता बना दे तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो ईएमएफ है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है, तो जो हमने ईएमएफ निकाला वो ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का अलग वो भी वही है। तो मान लीजिए ये बैटरी 10 वोल्ट की है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है, ये बैटरी भी 10 वोल्ट की है, और इन तीनों का हमने इफेक्टिव ईएमएफ निकाला, तो मान लो आंसर आ गया 5 वोल्ट, या थोड़ा नंबर बदल देता हूं, मान लो ये 10 वोल्ट कर दिया, इसको 6 वोल्ट कर दिया, इसको 8 वोल्ट कर दिया, और तीनों का इफेक्टिव आंसर आया मान लो 7 वोल्ट। ठीक है, एक 10 वोल्ट का था, एक 6 वोल्ट का था, एक 8 वोल्ट का था, तीनों का मिला के आंसर निकाला तो आ गया 7 वोल्ट, कुछ भी आ गया, हमें क्या मतलब। तो मैंने ऊपर वाले बैटरी को देखा, अब अलग से देखो, तो ऊपर वाले पूरे ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 7, और बैटरी कितने वोल्ट का है 10 वोल्ट का है। तो ये कब होता है कि बैटरी 10 वोल्ट का हो लेकिन रास्ता 7 वोल्ट का दिखे, तो आप बोलेंगे डिस्चार्जिंग बैटरी E माइनस आई आर है, करेक्ट, क्योंकि E के बैटरी का आंसर उसके रास्ते का आंसर E माइनस आई आर दिखेगा तो कम दिखेगा। तो 7 वोल्ट का बैटरी मतलब 10 वोल्ट का बैटरी 7 वोल्ट पे क्यों है, क्योंकि E माइनस आई आर है, तो आप बोलेंगे E1 माइनस आई वन आर वन इक्वल टू 7, समझे क्या। अभी ये जो भी है, ये मान लो 6 वोल्ट है, तो बैटरी 6 वोल्ट का है लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस 7 दिख रहा है, ये क्यों हो गया। तो आप बोलेंगे जरूरी है चार्जिंग है, तो मैंने इसमें करंट अंदर घुसा दिया। ऐसा होगा मुझे मालूम नहीं है, तो वैल्यू मान रहे, लेकिन किसी का आंसर अगर पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर निकाला जिस बैटरी से छोटा आया तो वो डिस्चार्जिंग बैटरी अपीयर होगी। फिर भी हम सॉल्व करके देख लेंगे, जैसे मैंने E माइनस आई आर इक्वल टू 7 लिख दिया, दूसरे के लिए भी E माइनस आई आर इक्वल टू 7 लिख दिया, तीसरे के लिए भी E माइनस आई आर इक्वल टू 7 लिख दिया। अब किसी में आई का सेम आंसर, सेम फॉर्मूला लगा रहे, E1 माइनस आई वन आर वन, E2 माइनस आई टू आर टू, E3 माइनस आई थ्री आर थ्री, और किसी का आंसर प्लस आ रहा है मतलब वो डिस्चार्जिंग है, किसी का आंसर माइनस आ गया तो आप डिस्चार्जिंग वाला ही फॉर्मूला लगा दो, फिर भी आंसर नेगेटिव आ जाए तो डिस्चार्जिंग नहीं है, तो उसका उल्टा हो गया, तो उल्टा करंट मतलब चार्जिंग, समझ गए। तो ये फास्टर मेथड है, आप समझो, इसमें कोई झंझट कोई इक्वेशन सॉल्विंग भी नहीं है। फिर से कोशिश करते हैं, एक बार पिछला भी यही सवाल किया था, मान लो, हाँ नहीं ये वाला, मान लो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने तीनों बैटरी को पैरेलल ऐड किया, ये मिलके एक बैटरी हो गया। तो अब एक बैटरी हो गया तो इसमें कोई करंट नहीं है, इसका हमने वोल्टेज बनाया था, ईएमएफ निकाला 2, तो मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में जहां बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस है 2, तो ऊपर वाले रास्ते का भी पोटेंशियल डिफरेंस है 2, नीचे और बीच वाले का भी पोटेंशियल डिफरेंस 2, लेकिन ऊपर वाला बैटरी कितने वोल्ट का है 1 वोल्ट का बैटरी, रास्ता 2 वोल्ट का, इसका मतलब कैसा है ये चार्जिंग बैटरी रहा होगा, E प्लस आई आर का वैल्यू 2 वोल्ट, तो मैंने लिखा 1 प्लस आई आर इक्वल टू 2 वोल्ट। तो बताना इसको इधर ले जाते हैं, और 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आया 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट जा रहा है, कैसा हो गया पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आंसर, मतलब मैंने चार्जिंग माना, सचमुच चार्जिंग है, और लॉजिकली भी लग रहा है कि 1 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट लिख रहा है, तो E प्लस आई आर, बीच वाले में 2 वोल्ट का बैटरी है और 2 वोल्ट का ईएमएफ आ रहा है, मतलब वोल्टेज भी 2 आ रहा है और बैटरी भी 2 की है, इसका मतलब है ये ओपन सर्किट जैसी बैटरी, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, तो बीच वाले ब्रांच में कितना करंट है। अब मुझे लॉजिकली बताओ, ऊपर में 1 एम्पियर करंट लेफ्ट में जा रहा है और बीच में नहीं जा रहा है, तो नीचे वाले ब्रांच में कितना करंट होगा 1 राइट में होना चाहिए। अब ये 1 राइट में दिख रहा है, इसका मतलब है ये कैसा बैटरी लग रहा है आपको, E माइनस आई आर करके देखो कितना आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, E ये रहा, और करंट, हाँ मतलब तुमने करंट का वैल्यू, मैं कह रहा हूं करंट 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर इधर गया ना, तो इधर से निकला क्योंकि बीच के रास्ते में कुछ नहीं गया, इसका मतलब अब बताओ मुझे E माइनस आई आर से ये वोल्टेज 2 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, देखो E कितना है और माइनस आई आर करो, यस सर, 2 ही तो हमने बनाया था, तो मैंने क्रॉस चेक करके देख लिया, नहीं तो आप सॉल्व करके देख लो कि E माइनस आई आर इक्वल टू 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट कैसे निकाला, वो हमने अलग से वोल्टेज करके मिला के निकाला, तो ये लिखना बड़ा आसान है, इसमें हर अलग अलग ब्रांच का अलग से करंट इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो ऐसे पैरेलल वाले सर्किट में बैटरी लगे, लूप बहुत सारे हो लेकिन सारे में कोई बैटरी रेजिस्टेंस हो, तो आप खड़ाक से मिला के क्या बना दो, लेकिन पैरेलल देख लेना ब्रांच वाइज हो, अगर किसी ब्रांच में बैटरी नहीं होगा तो
उसको 0 वोल्ट का बैटरी लेके फिर से वोल्टेज निकाल लेंगे। तो उसका E 0 है तो E माइनस आई आर इक्वल टू वोल्टेज करेंगे तो E की जगह 0 डाल लेंगे तभी तो करंट आ जाएगा। समझ गए क्या? चलिए, तो मेरा ये इसमें लॉजिक ये है कि आप अगर ऐसे सर्किट को, ऐसे वाले लूप वाले सर्किट्स को एक के ऊपर लूप्स बने किरचॉफ्स लॉ से कर सकते हो। स्कूल में किरचॉफ्स लॉ से करना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले में पैरेलल और सीरीज वाले फॉर्मूले भी एक्सेप्टेड होते हैं, तो आप स्कूल में पैरेलल फॉर्मूला लगा के कर देंगे। हमारे पास क्या पैरेलल वाला फॉर्मूला ही है? नहीं, हमारे पास एक और मेथड है जिसको लगाने पर 0 ही मिलेगा, वही सीखेंगे अभी, लेकिन उसको केयरफुली लगाना है, हर सवाल में नहीं घुसाना। इनफैक्ट मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, बहुत ही कम सवाल होते हैं जिसमें आपको ये हमारा नोडल मेथड लगाने का मौका मिलेगा। चलिए, अभी हम लोग केसीएल वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये फोटो बनाओ जरा अपने नोटबुक में, थोड़ा ढंग से बनाना, जिसमें जो नंबर लिखा, जो सिंबल लिखा वही लिखना है, HEFG। सब लोग, आप लोग भी करो भाई। यस सर। ये जो जिसमें जो सिंबल है वही लिखना। ADCB, करंट एंटर कर रहा है H से और बाहर जा रहा है C से। बाहर C से कितना करंट जा रहा होगा? हाँ, यहां लिखा I, तो वहां कितना होगा? I करंट हो गया। तो टर्मिनल समझ गए ना? ऐसे ही तो बनाते थे हम लोग। बैटरी मतलब H और C के बीच में लगाई होगी। बट इस क्वेश्चन में ये नहीं मानना कि सर आपने सिखाया हुआ है इसमें सारे रेजिस्टेंस बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं है, ये सर्किट अलग है। फोटो पहले जैसा दिख रहा है लेकिन ये सारे रेजिस्टेंस बराबर नहीं है। इसमें कुछ रास्ते के करंट ऑलरेडी गिवन है। डायग्राम अगर बना लिया और ये सिंबल HEFG ये सब लिख लिया, तो फिर जो सवाल में जिस रास्ते का जो करंट लिखा है उस रास्ते में वो करंट आपको अब डिनोट करना अपने नोटबुक में। तो किस रास्ते का करंट दिया हुआ है? AB वाला दिख रहा पाथ इसमें। AB में AB लिखा है तो A से B चलता हुआ करंट बनाएंगे। अगर BA लिखा है तो B से A चलेगा। तो AB में करंट कितना लिखा है? तो I/6 यहां लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी करंट लिखे हैं सर्किट में वो आप शो कर दीजिए। जैसे DC लिखा है 2I/3, तो यहां लिख दिया 2I/3। अब HA में लिखा है I/2 और G से F की तरफ लिखा है I/6 और HE में लिखा है I/6। अब एक एक जंक्शन पे ये कहानी सॉल्व करते हुए चलेंगे। H वाले जंक्शन को देख के बताओ कि H वाले जंक्शन में आया करंट I और 3 रास्ते में डिवाइड होना है अंदर जाने के लिए। एक में I/2 है, एक में I/6 है, तो HG वाले रास्ते के लिए कितना करंट बचा? हाँ, तो ये दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बहुत मुश्किल बात होती है। टू I/6 में 2 और 6 कैंसिल हो सकता है। I/, अब तक थोड़ा पहचानो आप, 1/3 और 1/6 मिलके 1/2 बनता है। तो ये I/2 हो गया, मतलब ये I/2 हटाया तो मतलब बाकी दो का I/2 है, तो I/2 में I/6 हटाएंगे तो I/3। ये हमने पैरेलल सीरीज में तमाम बार देख लिया भाई। I/3 आ गया। H से G I/3 जा रहा। आप G वाले जंक्शन को देखो, G से F I/6 है, तो क्या G से B कितना करंट है वो बता सकते हैं? G से B में कितना करंट है? ये I/3 आया और I/6 इधर आगे चला गया, तो इधर से आगे कितना जाएगा? I/3 में से I/6 चला गया इधर, तो दूसरे रास्ते में कितना बचा? हाँ, तो I/3 में से I/6 माइनस कर दो। देखो कैसे करते माइनस, LCM।
तो I/2, I/3, I/4 सारे तो बता रहे हो नंबर तुम लोग। I/6 कहां किसी ने बोला? कितने लल्लू हो तुम लोग। ये I/3 और I/6 उसका आधा होता भाई। I/3 का आधा ही तो है ये I/6। तो तुम लोग शोले मूवी देखे हो? नहीं देखी? देखिए उसमें देखा तुमने, एक जेलर होता है अंग्रेजों के जमाने का जेलर, बोलता आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो जब ये I/3 में का आधा ये माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? I/2 कैसे बच जाएगा यार? ये इतना नंबर उसका आधा माइनस कर दे, बचा कितना? अबे तो जितना माइनस करो उतना ही तो बचेगा। I/3 माइनस, ये क्या सिखा रहा हूं मैं? क्या दिन आ गए। कोई कोई ऐसे टीचर नहीं है जो सब्ट्रैक्शन एडिशन सिखाता हो? है? नहीं? डीपीएस से बात करनी पड़ेगी भाई। कोई कौन से क्लास में आता होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन? 5वीं में, चौथी में? अच्छा बचपन में ही आ जाता है। अच्छा बम्बल भी से फिर ले आऊंगा। I/6 हो गया। अब देखो A से B I/6 आ रहा है और G से B भी I/6 आ रहा है, तो B से C कितना जाएगा? I/3 जाएगा। ये बात तो क्लियर है। अब आप इस जंक्शन पे जरा बात कीजिए। ये I/3 और ये 2I/3 है और इसका करंट हमें नहीं पता, लेकिन ये तीनों का सम I बनना चाहिए। तो ये तीसरा करंट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि I/3 और 2I/3 तो पहले से ही मिलके I बना रहे हैं, तो इसको कितना करंट यहां से भेजेगी? तो ये 0 हो गया। सवाल क्या है? ऐसा ब्रांच पता करो जहां करंट, यही वाला ब्रांच आया, F से C वाला रास्ते में करंट 0 है, लेकिन इसको क्रॉस चेक करते हैं, ऐसे मतलब टाइम पास कर रहे हैं। I/6 G से E जा रहा है और ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा, 0 है, तो ये I/6 इधर मुड़ जाना चाहिए। इधर से आया, ऊपर नहीं गया, तो F से E मुड़ जाएगा कि नहीं? तो यहां लिख दिया I/6। अच्छा H से E कितना आ रहा है? तो इस E से D वाले में कितना होगा? I/3। ठीक है, I/3 इसमें, इधर से देखो, यहां से I/2 आ रहा था और इधर गया I/6, तो यहां कितना बचा? I/3। I/2 में से I/6 माइनस करेगा I/3, ये I/3 हो गया और ये I/3 हो गया, मिलकर कितना हो गया? मतलब जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं? हमने दूसरे ब्रांच चेक करके देखे कि 2I/3 ठीक है ना, कहीं अलग तो करंट नहीं है, तो 2I/3 आ भी रहा है। तो इसका करंट क्या है फाइनली? 0 है। यानी आप किसी भी ब्रांच का देखोगे, किसी भी जंक्शन को नोटिस करोगे, तो उसमें जंक्शन में सारे करंट आपस में बैलेंस दिखेंगे, मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, वैसा दिखेगा। समझे क्या भाई? बड़ा अच्छा सवाल है, इजी भी है। चलिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक क्वेश्चन और है। कैसे मैं नोटिस कर रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, उस पर ध्यान देना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मैं लिखूंगा, उस पर ध्यान देना। ठीक है, कैलकुलेशन इजी है। ये 2 एम्पियर करंट यहां से नीचे आ रहा है, फिर इधर ये करंट जो आएगा, यहां से कोई जंक्शन तो है नहीं, तो सारा इधर ही मुड़ जाएगा। इधर आया, ये मुड़ गया। यहाँ पे, यहाँ नीचे से कोई करंट दिख नहीं रहा है, तो आगे चलते हैं। आगे चले, यहां भी कोई करंट लिखा नहीं है, लेकिन यहां लिखा है 1 एम्पियर ऊपर जा रहा है और यहां 3 एम्पियर नीचे जा रहा है। तो क्या इस रास्ते में करंट बता पाओगे कितना है? देखो इस जंक्शन से ऊपर जा रहा है 2 एम्पियर और नीचे जा रहा है 3 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर 3 एम्पियर, तो यहां 4 एम्पियर। एरो समझ में आया कैसे लिखा? ठीक है, ये 4 एम्पियर हो गया। अब इधर से कितना आ रहा था? रास्ता कहीं डिवाइड ही नहीं हो, बस मुड़ा है, तो 2 एम्पियर। यहां पे क्या है? तो यहां इस रास्ते में कितना होगा? किस तरफ लिखे? ऊपर की तरफ 2 एम्पियर लिख दिया। ठीक है, तो कोई भी ऐसे जंक्शन में उदक पुदक के आप चेक कर लो कि कहां से आ रहा है, क्या करंट है। ठीक है, इतना हो गया। अब पूछा H और G का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, VG माइनस VH। तो आप नॉर्मली फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से चलिए। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर ये है, तो इनिशियल कौन सा पॉइंट हुआ? अगर VG माइनस फाइनल माइनस इनिशियल है, तो इनिशियल कौन सा हुआ? H। ठीक, मैंने वो आपको लॉ बताया ना, लॉ ऑफ इंट्यूशन वाला है, पता है?
कि अगर आपको लगे आंसर ये है तो बस वही नहीं होगा आंसर। तो आपको पहली बार में जो आंसर लगे वो नहीं मारना है, इसको बोलते हैं आप लोगों के लिए वो नेगेटिव इंट्यूशन है। जो आप सोचते हो बस वही नहीं हो रहा। तो इसमें ऑप्शन कितने थे? वीजी और वीएच है, दो जी और एच, एक फाइनल पॉइंट है और एक इनिशियल है। और मैंने पूछा इनिशियल कौन सा है? वीजी। क्यों? तो एच ये कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उससे मेरा साइन मुझे पकड़ में आसानी से आता है। तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं और जो फाइनल है वहां तक चल के जाएंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इनिशियल, यहां से ऐसे ट्रैवल करते हुए उधर से भी आ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहां से इनिशियल से चलेंगे तो साइन तुरंत समझते आ जाएगा। तो ये एच वाले पॉइंट पे हम पहले हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल वीएच है। फिर यहां से जितना आगे चलेंगे अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर गया तो वीएच में ऐड कर देंगे। मान लो वीएच का वैल्यू 10 वोल्ट है, मान लो 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट का पॉइंट होता तो जितना वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा उतना ऐड कर देंगे और जितना डिक्रीज हो जाएगा उतना माइनस कर देंगे। मान लो 10 वोल्ट के पॉइंट से आगे चले और मुझे 4 वोल्ट इंक्रीज हो गया तो मतलब आगे वाला पॉइंट 14 वोल्ट हो गया। फिर 3 वोल्ट डिक्रीज हो गया तो 14 से 3 मतलब 11 वोल्ट हो गया। ऐसे जितना जितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनल जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फाइनल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। उसी वोल्टेज को वीजी लिख देंगे। तो आप लॉजिक ऐसे ही चलना। तो मैंने पहला पॉइंट का नाम लिखा वीएच, और अब करंट भी ऊपर है और हम भी ऊपर जा रहे हैं, -2। करंट के अपोजिट जा रहे हैं, +4। दिखा 4? दिखा 4? दिखा क्या? आई इंटू आर। यहां पे 3 वोल्ट का बैटरी हायर से लोअर, फिर ये ऊपर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट है कि सेम? तो +8 कहां पहुंच गए? जी पे, इक्वल टू वीजी। समझे क्या? मतलब जहां पहुंच गए अब कुछ नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं, फाइनल पॉइंट आ गया, इक्वल टू वीजी। तो वीएच में जितना इंक्रीज हुआ वो इंक्रीज कर दो, जितना डिक्रीज हुआ डिक्रीज कर दो, और जहां फाइनल पहुंचे फिर उसी का सिंबल लिख दो। समझ गए कैसे लिखा? अब इसको उठा के उधर ले जाओ तो वीजी माइनस वीएच डायरेक्टली, हाँ, +7 वोल्ट आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे माइनस के साथ ऑप्शन नहीं है, लेकिन -7 और +7 दो ऑप्शन होते तो यही वाला आंसर सही होता, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि वीजी माइनस वीएच ही कैलकुलेट करना है। अगर केवल सवाल में लिखा हो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जी एंड एच, तो फिर कौन सा इनिशियल फाइनल हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर सारे ऑप्शन किस में होंगे? पॉजिटिव साइन में ही होंगे। समझे? पोटेंशियल डिफरेंस एक न्यूट्रल टर्म है, उसमें केवल डिफरेंस लेना है, कोई हायर होगा कोई लोअर होगा, डिफरेंस ले लो, उसमें कोई साइन नहीं होता। लेकिन ऐसा लिखा ही है वीजी माइनस वीएच, तो इसमें अब आंसर साइन सेंसिटिव हो सकता है। यहां पे आंसर +7 आ रहा है तो +7 वाला ऑप्शन, लेकिन यहां -7 होता तो भी +7 लेते। समझ गए क्या? हाँ, अगर जैसे इसमें VH माइनस VG पूछता तो आंसर -7 ही लिख देते। तो इनिशियल पॉइंट से जितना ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ इक्वल टू फाइनल, इनिशियल को उधर भेजोगे अपने आप वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा मेथड है, इसको बोलते हैं नोडल मेथड। बहुत मेहनत इसमें नहीं करेंगे, इससे सवाल सॉल्व करने की कोशिश तभी करेंगे जैसे कभी रामायण देखिए, देखिए रामायण महाभारत, रामायण महाभारत का युद्ध होता था तो कुछ ऐसे, जैसे भगवान राम ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे। अर्जुन को पता था ब्रह्मास्त्र कैसे चलेगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र एक ऐसा हथियार होता था जो एक तो सारे नहीं चला सकते और सभी पे नहीं चला सकते, है ना। मान लो छोटा सा राक्षस उछलते आया, ब्रह्मास्त्र की क्या खास बात है, जिस पर भी चला दोगे वो मरेगा ही, जिस पे भी चलाओगे मर जाएगा। लेकिन किसी पे भी चला दोगे क्या कि ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, ले दाएं दाएं दाएं, ठीक है। तो जैसे आप कुछ और थ्योरी या कुछ नॉवल पढ़ोगे अभी, तो उसमें बोलते हैं ब्रह्मास्त्र का मतलब है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, पूरे युद्ध में आप न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं फोड़ते रहोगे, ले एटम बॉम्ब, ले एटम बॉम्ब, ले एटम, वो तो तब जबकि कोई हल निकल ही नहीं रहा। अब तो बस कुछ
आर या पार वाला केस है तब चलाएंगे, ठीक है, और चलाएंगे तो डिस्ट्रक्शन, वैसा है। तो सभी पे चलाते रहोगे नहीं। ऐसे ये नोडल मेथड भी ब्रह्मास्त्र है, ये हर उस सवाल को सॉल्व करेगा जो अनयूजुअली ज्यादा डिफिकल्ट हो। थोड़ा आसानी से करेगा, लेकिन हर सवाल पे नहीं लगाएंगे इसको। लगा देंगे तो करेगा जरूर सॉल्व, लेकिन फिर इसको डील भी करना पड़ता है, समझ रहे, इसको हैंडल भी करना पड़ता है, और झंडू सवाल में लगाने पर अजीब रायता फैल जाएगा। तो सीरीज पैरेलल का सवाल है, रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर कुछ पैरेलल में, और तो ये तो सीधा ऐड ही हो रहा है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगा के बैटरी से डिवाइड करोगे तो करंट वैसे ही आ जाएगा। तो सीरीज पैरेलल और सिंपल सवालों के लिए ये नहीं है। बैटरी जिसमें पैरेलल लगी हुई है और पैरेलल बैटरी सॉल्व ही करनी आती है तो फिर नोडल नहीं लगाओगे। लेकिन कई सवाल ऐसे दिखेंगे जिसमें बैटरी सीरीज पे बहुत बैटरी होंगी, जरूरत से ज्यादा बैटरी होंगी, और सीरीज पैरेलल भी नहीं होंगी, मतलब कोई ऐसा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। एक लूप इधर है, एक लूप इधर है, एक लूप नीचे, इधर भी एक लूप बना हुआ है, तो एक के ऊपर एक लूप नहीं है, सब साइड साइड में कहीं इधर उधर फैले हुए हैं, और सब में बैटरी लगा हुआ है। तो जहां पे मुसीबत बढ़ेगी वहां पे नोडल को घुसाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हम लोगों को दिखेंगे वो बिना नोडल के ही इसलिए सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी ये मेथड और अप्रोच अच्छी है। तो सवालों को सॉल्व करने के बजाय अप्लाई करने का मेथड सीखना, मतलब ऐसे नहीं कि नोडल से ही सारे सवाल आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए नहीं, इस मेथड को सीखना, क्योंकि कई कई सवाल बीच बीच वाले हैं वो नोडल से आसानी से क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, तो देखना क्या है, हमने क्या बोला कि कोई भी बड़ा सा सर्किट है मान लो, उसमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या ले लेंगे, जीरो। उल्टा है ये कहानी, है ना, एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ले लेंगे। किस पॉइंट का जीरो लेंगे, किसी भी एक पॉइंट का ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सर्किट में कहीं अर्थिंग है तो अर्थिंग का मतलब जीरो वोल्ट, तो फिर किसी और पॉइंट का नहीं लेंगे, फिर तो उसी पॉइंट का लेंगे। और अर्थिंग नहीं तो किसी भी एक ही पॉइंट का लेंगे, वो हमारी चॉइस है, मतलब वो ये अलग ले सकते, ये अलग ले सकते, ये अलग ले सकते, समझ गए। तो मैं जो ले रहा हूं वही लेना जरूरी नहीं, कहीं पर भी जीरो ले सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो लेना है। फिर डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल एट अदर जंक्शंस बाय क्रॉसिंग नोन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि एक बैटरी लगी हुई है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहां पे कोई और भी ऐसे रास्ता बना हुआ है, यहां कोई रेजिस्टेंस है, फिर यहां भी एक बैटरी है, इसका एक रेजिस्टेंस है, कुछ भी ऐसे रास्ते बने हुए हैं अलग अलग, और हमने इस जंक्शन का पोटेंशियल जीरो लिख दिया। तो जहां जहां भी जीरो से ट्रैवल होते होते जा सकते हो नॉन पोटेंशियल से, वहां वहां फैलते हुए जीरो लिख दो। जैसे मैंने यहां भी जीरो लिख दिया, कोई समझा क्या, यहां जीरो क्यों लिख दिया, क्योंकि बीच में ना तो कोई बैटरी है ना रेजिस्टेंस है, और बीच में ऐसे प्लेन वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो ये जीरो लिखा तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, समझ गए क्या। तो अलग अलग जहां जहां भी आप जंक्शन में जीरो लिख सकते हो, जीरो लिख दो। फिर हमने थोड़ा सूंघा इधर से, देखो इधर गए, ये बैटरी मान लो 2 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की, ऐसा है, ये इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं बना, ये जीरो से गए तो ये पॉइंट तो जीरो का है, कूद गए तो ये -2 का, यहां से गए तो ये -4 का, और ये जीरो का ही है। इधर हमें कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है, क्योंकि यह -2 से आगे चलोगे तो कौन है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमें पता, क्योंकि सर्किट में करंट तो दिया ही नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इधर से भी आगे नहीं जा पा रहे, इधर से भी आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहां पे जीरो। अब मैं फैलने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से गए और यहां पे -6 लिख दिया, दिखा गया, ये -6, तो ये पॉइंट का नाम क्या हो गया, और इसका वैल्यू भी समझ गए। तो जहां जहां तक हम फैल सकते हैं फैल गए। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल अभी तक पता नहीं चला, वो साइड वाला, उसका वैल्यू क्या लिख दिया, अननोन x लिख दिया। तो समझ गए, जो भी पॉसिबल पाथ है जहां से ट्रैवल करके जंक्शन का पोटेंशियल लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं लिख पा रहे तो, जैसे इस रास्ते में भी कोई रेजिस्टेंस होता तो फिर हम इसका भी, इधर का भी नहीं लिख पाते, इधर से भी नहीं बन रहा, इधर से भी रास्ता नहीं बन रहा, तो इधर y लिख देते, वाई 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 हो जाता, समझे क्या। तो आपको कुछ पोटेंशियल अननोन हो गए। अब इस पूरे सवाल में बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसमें कोई बैटरी सीरीज पैरेलल नहीं है, लेकिन इस पूरे सवाल में एक ही अननोन है, कौन, अगर x का वैल्यू आ जाए
तो हर जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे एक्स का वैल्यू मान लो 3 वोल्ट आ जाए, तो नीचे वाले रास्ते में ये 3 है और ये 0 है, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर ये रेजिस्टेंस आर का वैल्यू पता हो तो 3/R करेंगे, इसका करंट आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे -4 लिखा है, यहां का 3 आ गया, 3 और -4 का डिफरेंस लेंगे तो 7 वोल्ट आ गया, 7 अपॉन रेजिस्टेंस करेंगे तो बीच वाले करंट आ जाएगा। ऐसे ऊपर वाला 3 है और यहाँ पे -2 लिखा है, 3 -2 करेंगे 5 अपॉन एक्स, समझ गया, 5 अपॉन आर करेंगे तो जैसे ही अननोन वोल्टेज आया वैसे ही खड़ाक से पूरा सर्किट सॉल्व हो जाता है। अगर लूप लॉ लगाएं तो यहाँ पे कितने लूप हैं, अलग अलग डिब्बे देखो, छोटे छोटे 4 डिब्बे हैं, तो 4 डिब्बे हैं यानी 4 लूप लॉ बनाने पड़ेंगे, 4 इक्वेशंस बनाएंगे, फिर जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारे लिए। अभी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो पूरा सवाल एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू कैसे सॉल्व होगा, इसमें किरचॉफ्स लॉ का उल्टा चल रहा है। जब हम किरचॉफ्स लॉ लगा रहे थे तो मैंने एक रास्ते में करंट I1 माना, दूसरे रास्ते में I2 माना, तीसरे रास्ते में I1 प्लस I2 माना, वो तो वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, यानी करंट अज्यूम किया और वोल्टेज के सम जीरो करने का इक्वेशन बनाया। इसमें उल्टा है, इसमें वोल्टेज, यहां का वोल्टेज क्या अज्यूम किया है, वोल्टेज अज्यूम किया और किसके सम का वैल्यू जीरो करके इक्वेशन बनाएंगे, करंट का सम। आपको कोई ऐसा जंक्शन दिख रहा है जहां पे वही एक्स लिखा हो, दिख रहा है क्या, उस एक्स पे कितने वायर आके जुड़ रहे हैं, 3 वायर आ रहे हैं। अगर यहां पे एक्स से कोई वायर आ रहा है, उससे मैंने मान लिया जैसे ये रेजिस्टेंस R1 है, तो बताओ यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो आप बोलेंगे -2 एक्स अपॉन R1, पहचान गए क्या, -2 को हायर मान लिया, एक्स को लोअर मान लिया, तो हायर से लोअर -2 एक्स अपॉन R1 प्लस, बोलते जाओ, प्लस इक्वल टू 3 वायर जुड़े जंक्शन पे, एक बीच से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, और केवल रेजिस्टेंस है, पूरे वायर का नहीं देखना, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस समझ गए क्या, रेजिस्टेंस के पीछे कितना लिखा है और आगे कितना लिखा है, पीछे तो -2 लिखा है, आगे तो एक्स लिखा है, ये एक्स से तो ऊपर एक्स ही तो हुआ, समझे क्या, कितने इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, अगर R1 R2 R3 का वैल्यू दिया हुआ है तो एक से बहुत जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक मतलब हैबिट बनेगी धीरे धीरे, आपको तो प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट बनती है, लेकिन मेरा काम आपको स्पेशली ये बताना है कि पूरे सर्किट में कहीं भी आप जीरो अज्यूम कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि अगर अप्रोप्रिएट जगह हम जीरो अज्यूम कर ले, ऐसी जगह जो रास्ते ज्यादातर प्लेन वायर से एक जगह से दूसरी जगह तक जुड़े हुए, उसके बीच में कहीं जीरो का इंजेक्शन लगाया तो प्लेन वायर से ट्रैवल करते हुए बहुत सारी जगह का पोटेंशियल हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। जैसे यहां का पोटेंशियल -6 है और यहां 0 है। अब ये सवाल में ये इधर का कुछ नहीं पूछा, बोला इस रास्ते में कितना करंट है, तो ये -6 है और ये 0 है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लो R4 दिया है, तो करंट कितना आ जाएगा 6/R4। यहां पे पूछा जाए तो 6 ये कोई भी रेजिस्टेंस R5 है, तो मतलब अगर कोई ऐसा पार्ट पूछा जाए जो सीधा वोल्टेज लिख के आ ही रहा है, तो हम किरचॉफ लॉ क्यों लगाएंगे, हर रास्ते का अलग करंट है। तो कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे, बहुत सारे ब्रांच बैटरी ये रास्ते बन रहे हो, तो आप थोड़ा स्कैन करो और हमेशा अप्रोच क्या लो कि अगर किसी जगह 0 वोल्टेज लिख के और बैटरी जंप करके या प्लेन रास्ते से चल चल के क्या और जगह का पोटेंशियल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखने में सक्सेसफुल हो गए तो क्वेश्चन में किसी स्पेशल ब्रांच का अगर करंट पूछा है और मुझे पता चल गया इसके दोनों साइड का पोटेंशियल, तो आसानी से फ्री में सॉल्व हो सकता है। तो ये अप्रोच एक बार लेना, क्या अप्रोच है, स्टार्ट क्या है, पूरा सर्किट देके किसी भी पॉइंट पे 0 लगाने की कोशिश करेंगे, फिर उससे जहां तक फैल सकते हैं, और जहां नहीं पहुंच सकते वहां एक्स लिख देंगे, तो एक्स से फैलने की कोशिश करेंगे, फिर जहां फिर भी नहीं पहुंच सकते फिर वहां वाई लिख देंगे, फिर वाई से फैलने की कोशिश करेंगे, समझ गए। और फैलते किस रास्ते से हैं, जिस रास्ते में या तो केवल बैटरी हो या कोई भी रेजिस्टेंस के बिना वाला वायर हो।
उसमें चलना है। ठीक है, तो अभी एक दो प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया लगेगा। देखो ये सीधा ऐसा लग रहा है कि बैटरी पैरेलल में हो गई सारी और ये देखो मजा आ गया, लेकिन आपको देखो इसमें क्या मजा आ रहा है, बीच का ऐसा टेढ़ा वायर दिख रहा है जिसमें केवल बैटरी या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखा क्या? ऐसे वाले सर्किट हमारे फेवरेट होते हैं, जिसमें बीच बीच के रास्ते में या तो प्लेन वायर आ जाए या प्लेन बैटरी आ जाए, बिना रेजिस्टेंस के आ जाए, तो वोल्टेज फैलाना बड़ा आसान है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अच्छा, इसमें तो बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है? ओ पॉइंट को अर्थ कर दिया, अब हमारा चॉइस खत्म हो गया, क्या बोलना है? ओ का पोटेंशियल 0 है। अगर नहीं लिखा होता तो क्या ओ को नहीं ले सकते थे तब? लेकिन कहीं एक ही लेना, ऐसे नहीं ना, ओ को 0 क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, इसको भी 0 ले लेते हैं, सारे नहीं होने हैं। एक जगह 0 बोला मतलब कहानी खत्म। अच्छा चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो जहां से चलते, यहां से लेफ्ट जा सकते क्या? 0 से स्टार्ट करें, यहां से लेफ्ट जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर सकते बिना अननोन लिए, तो फिर आगे चलते हैं, यहां से गए, अरे लल्ला, नो माइनस। ठीक है, ऊपर से बीच से, मतलब यहां अटक जाएंगे ना, वहां नहीं पहुंच सकते हैं, समझ गए क्या? चलो यहां तक, जहां तक जा सकते हैं वहीं चले जाते हैं, बोलो। 25 कैसे लिखा, समझ में आया? 10 वोल्ट से 15 वोल्ट और आगे चले गए 25। जितना लिख सकते हो उतना लिखेंगे, जान नहीं देनी है कि सारे में तो आई नहीं सर, बेकार है आपका मेथड। सर जो अननोन आ जाएगा बाद में करंट का सम 0 करेंगे, लेकिन ये लल्लू सवाल मैंने छांट के रखा है इसमें, ऐसे सवाल में नोडल, समझ गए ना, नोडल डॉगी है, सारा सामान खाना नहीं खाएगा, उसको सुंघाओ पहले, हो सकता है खा ले, उसको अच्छा लगे खाएगा, तो सुंघाओ थोड़ा, देखो तो यहां 5 लिख दिया, ठीक है क्या? 5 वोल्ट डाउन आ गए, फिर यहां से ऊपर जा रहा है देखो, तो यहां 10 और ऐड हो गया, 15 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? आंसर आ गया। तो ये तो नंदन चंपक जैसा हो गया, पढ़ी कभी नंदन चंपक? उसमें एक मेज वाला होता है फोटो, जिसमें एक रैबिट बैठा रहता है, उधर उधर गाजर रहती है, बोलते उसको गाजर खिलाओ, तो पेंसिल से ऐसे चला के ले जाना होता है, देखा ना आपने? कभी नंदन चंपक नहीं देखा? अरे ये तो पैसे वाले लोग हैं ये सब, तो ट्रेन में जाते नंदन चंपक पकड़ा दी देती थी, लो। उसमें जरूर होता है, एक मेज वाला होता पूरा, यहाँ पे रैबिट है, वहां कैरेट है, यही होता है? इसमें नोट ऐसे होता है क्या? हाँ, नहीं कुछ में नहीं भी होता है, लोग तो अपने ही बनाते रहते हैं। क्या पढ़ा रहे, छोटो छोड़ो, ये अपना मेज बना हुआ है। अच्छा चलो इसमें और आगे बढ़ते, मान लो मेरा मन है अलग अलग रेजिस्टेंस का करंट पता लगने, मतलब या सारे ब्रांच का करंट, तो ये सवाल थोड़ा और ट्रिकी है, ध्यान देना पड़ेगा, बट ये तरीका आपको समझ में आ गया? बिल्कुल 2 मिनट में ही, मतलब 5-15 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा, आप बिल्कुल रास्ता पकड़ो, आपको पाथ मिल गया। अगर नहीं मिलता तो फिर मुझे किसी जंक्शन पे करंट का सम 0 करना पड़ता। इसमें ऑलमोस्ट हर जंक्शन का वोल्टेज हमें ऑलरेडी पता चल गया, मतलब इसमें पाथ ऐसे बने कि वोल्टेज पता चल जाए, तो करंट में पंगा आएगा, देखना ध्यान से। अब मुझसे कोई पूछता है इस ब्रांच में करंट बताओ, इस ब्रांच में देखो, इसका ऊपर वाला पॉइंट कितने वोल्ट का है और ये वाला कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2 एम्पियर लिख दिया, कोई समझा क्या? आपने डायरेक्शन ऑफ करंट देखा, समझ गए क्या कैसे लिखा, समझ गए? ठीक, ठीक है, यहां पे आ गया 2 एम्पियर। अब इस वाले रेजिस्टेंस को देखो, यहां 15 लिखा है, 25 और 15, तो यहां कितना लिख दे? 5 एम्पियर। अच्छा इसको देखो, ये 15 है, यहां 15 लिख दिया, और ये 10 है, यहां 10 लिख दिया, अब बोलो, तो यहां 2.5 लिख दिया एम्पियर। ठीक है, अब इस रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, V बाय आर से ही करंट निकाल रहे थे, लेकिन कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इस जंक्शन को नोटिस करना, इस जंक्शन में कितना करंट इधर से आया, ऊपर वाले रास्ते में कितना गया, और इधर वाले में कितना गया, तो इधर वाले रास्ते में कितना? 5।
0.5 एम्पियर लिख दिया नीचे की तरफ। मतलब किसमें ही करंट निकालने में प्रॉब्लम आएगी जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि इस समझ गए ना, इसलिए पहले पहले हम किसके करंट पता लगा ले रहे हैं, रेजिस्टेंस वाले रास्ते के पता लगा ले रहे हैं, बाकी जो बचेगा दूसरे में भेज देंगे। ठीक है, तो किसी भी जंक्शन में 4 पाथ हैं, उसमें बिना रेजिस्टेंस वाला करंट नहीं आएगा, तो वो जंक्शन लॉ से लगाना है। तो पहले रेजिस्टेंस वाले कैलकुलेट करो, बाद में आ जाएगा। चलो यहां पर भी ये है, लेकिन इसका करंट पता लगा लेते हैं। ये 5 है तो यहां पे कितना होगा, 10 होगा। ये 0 है, ये 10 है, 2 एम्पियर करंट हो गया। दिखा गया, ये 2 एम्पियर है। इधर से अर्थिंग में करंट कोई नहीं जाता, क्योंकि करंट के लिए क्लोज लूप होना चाहिए। तो ये 2 एम्पियर करंट किधर मुड़ जाएगा, देखो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। आप ही नहीं बोलना कि वो अर्थिंग में है तो सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए, वैसा नहीं है ना। इधर से वायर क्लोज लूप में ही चलेगा। कितना करंट है, 2 एम्पियर यहां पहुंच गया। ऊपर वाले रास्ते से कितना आते दिख रहा है, यहां से लिख दिया 2.5 आ रहा है, और यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, और यहां पे जा रहा है 5। कहां से आ रहा है, इधर जाएगा या ऊपर की तरफ आएगा, 5। अच्छा, कंफ्यूजन हायर से लोअर वाला चल रहा है। हायर से लोअर बोलना रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में। क्या इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है, तो आप हायर से लोअर और V2 माइनस V1 बाय आर नहीं लगा रहे इसमें। इसमें जहां जरूरत है उधर ही जाएगा। फिर से समझो, अगर 4 रास्ते हैं और एक रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट 3 रास्ते से करंट ऐसे आ रहा है, तो ये तीनों ऐड करके इसमें भेजना, चाहे इधर हायर हो इधर लोअर लिखाओ। समझ गए क्या, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस को चाहिए करंट फ्लो कराने के लिए, डेल्टा V बाय आर। ठीक है, तो यहां पे 5 एम्पियर करंट अवे फ्रॉम जंक्शन से जा रहा है, और 2.5 और 2 आ रहे हैं जंक्शन की तरफ, तो 4.5 आ रहा है और 5 जा रहा है, तो 0.5 तो आएगा ना भाई जंक्शन पे। बोलो बच्चों सब लोग, अब कोई बात बचा क्या। सर एक बार इस क्वेश्चन को किरचॉफ्स लॉ से भी करके दिखा दो, क्योंकि मेरे स्कूल एग्जाम में आया है। नहीं, स्कूल एग्जाम में ये वाला थोड़ी ना आया है। सर इसमें बस डिजिट्स चेंज थे। हट ड्यूटी, यस सर। ये तो मैंने बहुत जहर सवाल बनाया, मतलब स्पेशली मेड फॉर नोडल, कि जिससे नोडल लगाने में आपको बड़ा मजा है। ये सवाल में क्या खास बात हो गई, इसमें जो है हमने ज्यादा बैटरी विद प्लेन वायर लगा रखी है। ठीक है ना, तो ऐसे में आपको इनविटेशन दे रहा है कि नोडल लगाओ, ज्यादातर प्लेन वायर के रास्ते हो या बैटरी वाले रास्ते, जिससे ट्रैवल करना, मतलब कि वोल्टेज को फैलाना आसान लगे। हमने एक जगह 0 लिया तो बहुत सारी जगह वोल्टेज हम आराम से लिख पा रहे हैं, तो नोडल में घुस जाना है। लेकिन इनका कहना सही है कि ये किरचॉफ्स लॉ से भी तो सॉल्व होना चाहिए। तो मुझे 1 2 3 4 4 लूप्स तो दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, 4 लूप्स तो हैं। तो जैसे ये लूप है, ऐसे हो गया, यहां से कुछ करंट I1 मान लेते, क्यों भाई, वो करंट यहां पे चल के I2 हो गया, यहां पे I3 हो गया, यहां पे I1 माइनस I2 माइनस I3 हो गया, यहां से आया ये वाला करंट और यहां से I3 गया, तो इसमें कुछ I4 मान लिया और इसमें कुछ I5 मान लिया, ये I2 है। तो इस जंक्शन के लिए मैं एक रूल बना रहा हूं, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I3 प्लस
-i4 -i5 इक्वल टू 0। इस जंक्शन के लिए बनाया देखो, तो i3 से i3 कैंसिल, i1 -i2 -i4 -i5 इक्वल टू 0। तो i5 का वैल्यू आया i2 प्लस i4 माइनस i1। कहने का मतलब यह है कि मैं 4 ही अननोन रखना चाहता हूं। 4 अननोन क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि 4 लूप से कितने इक्वेशंस बन पाएंगे? 4 लूप लॉ बन पाएंगे। तो आप किसी भी बैटरी किसी भी रास्ते में से स्टार्ट कर दो। इससे जरूरी नहीं कि यही से i1 क्यों लेना, ये इससे क्यों नहीं लिया, आपकी मर्जी है। मैंने यहां से i1 लिया, एक रास्ते में i2 भेज दिया, एक में i3 भेज दिया, और जो रिमेनिंग जंक्शन ही तो है। तो i1 आया, i2 i3 डिवाइड हो गया, तो बचा हुआ करंट ऊपर जाएगा। तो क्या लिख दिया? i1 में से i2 i3 माइनस कर दिया। समझ गए क्या? इस रास्ते का करंट हो गया। अब ये ऐसे घूम के यहां पे मिलेगा, तो i3 और ये ऊपर वाला करंट फिर मिल गया। तो ये i1 माइनस i2 माइनस i3 में प्लस i3 ऐड कर दिया। फिर आगे कितना चला गया? i4 एंड i5। तो माइनस i4 i5 करके इक्वल टू 0 करा, तो i5 का वैल्यू i2 i4 i1 के बीच में आ गया यहां पे। यानी कितने अननोन है? i5 हट गया, उसकी जगह i1 i2 और i4 आ गया। तो कितने अननोन चल रहे हैं अभी भी? 4। अभी क्या बनाना पड़ेगा? किरचॉफ्स लॉ बनाना पड़ेगा 4 अलग अलग लूप्स के ऊपर। बन सकता है, बहुत इजी है, बट वो अब मेहनत लगेगी। बस इसको घुमाया, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, एक ही लूप बस बनाएंगे। तो अभी इस लूप को चल रहे, यहां से ऊपर चले +10, यहां से देखो ऊपर गए +10, फिर यहां से नीचे आए -i5 इंटू जो भी रेजिस्टेंस कितना है ये, तो 5 ओम इक्वल टू 0। तो i5 का वैल्यू आ गया भाई, कैलकुलेट हो गया। समझ गए क्या? i5 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, यहां पे रख देंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा। ऐसे ही इस लूप और इस लूप के लिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। नहीं, डायरेक्शन भी हमने चॉइस करा। मैंने बोला मान लो इस रास्ते में करंट i1 है, ये i1 करंट इधर इधर और इधर डिवाइड हो रहा है। तो इधर i1 आया, फिर इधर i2 मान लिया, इधर नीचे i2 मान लिया, इधर i3 मान लिया, ऊपर i1 माइनस i2 माइनस i3 ले लिया। नहीं समझे? ठीक है। हाँ, ये भी अभी जो सिखाया था वैसे ही। क्या पूछा है? फाइंड V1 एंड, अच्छा V1 ये रहा, और Vs वो पोटेंशियल डिफरेंस है। V1 इस बैटरी का वोल्टेज है, और Vs ऊपर से नीचे 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ट्राई करते हैं। इस सवाल में क्या है, ऑलरेडी करंट्स गिवन है, इसमें हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हमें केवल कूद कूद के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है या लूप लॉ लगा देना है। ठीक है, कहीं भी जंक्शन पे हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, कहीं भी 0 मान सकते। तो मान लो मैंने यहां 0 मान लिया, अब यहां 0 हो गया, अब यहां भी 0 हो गया, अब यहां -V1 हो गया। हाँ, और ये Vs हो गया। मुझे मालूम नहीं कि ये +Vs होगा -Vs होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको +Vs मान लिया। ये 0 है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस Vs है, तो Vs ही हो गया। ठीक है, अभी हाँ ठीक है, यहां का पोटेंशियल पता चल पा रहा है क्या? नहीं, तो इसको क्या मान लिया? X मान लिया। अब आपको जो X वाला एंड है, वहां के रास्ते में तीनों तरफ तीन रास्ते आ रहे ना, तीनों रास्ते में रेजिस्टेंस है कि नहीं है? देखो, इस रास्ते में रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये जंक्शन नहीं, और इधर भी है और इधर भी है। तो केवल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं, लेकिन क्यों लेंगे, ये तो वैसे ही सॉल्व हो रहा है। आ गया? हाँ, एक्स का वैल्यू ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, बहुत ही लल्लू सवाल निकला। ये क्या लिखा है, यहां पे क्या हो गया, और इसमें कितना करंट है? तो बोलो 6 ओम में 4 एम्पियर का करंट हो, तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? 24। V0 सुना है? 24। आई भी दिया, आर भी दिया, 24 हो गया। लेकिन करंट किधर से किधर चलता है? हायर से। तो ये पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? इससे 24 लोअर होगा। बहुत बढ़िया, बोले -24 वोल्ट लिख दिया, यहां पे एक्स को भी -24 वोल्ट लिख दिया।
यहां से 4 एम्पियर आया, यहां से 1 एम्पियर आया, तो यहां कितना गया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर अगर 10 ओम से पास करे तो कितना वोल्टेज है? 50 वोल्ट इसको मिला है यहां से यहां तक। लेकिन ये पॉइंट कितने पे है? और ये 50 वोल्ट अभी अब नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं? नीचे क्यों? क्योंकि हायर से लोअर। तो -24 से और नीचे जाओगे तो कितना वोल्ट मिलना चाहिए? 50 वोल्ट और नीचे जाना है। तो ये V1 का वैल्यू क्या हो गया? तो मतलब -V1 का वैल्यू -74 है, तो V1 का वैल्यू 74 वोल्ट। एक आंसर तो ये आ गया। चलो यहां पहुंच गए, -24 है, तो यहां पे कितना हो गया? 30 वोल्ट और डाउन करो, -54 वोल्ट। ये 5 एम्पियर 1 एम्पियर करंट 5 ओम में कितना वोल्ट है? ये -54 में 5 वोल्ट बढ़ाओ, क्योंकि करंट के अपोजिट आ रहे हो, हायर वोल्टेज है वो। ये कितना हो गया? कितना? -49। नीचे क्या है? ऊपर क्या है? कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? तो Vs का वैल्यू क्या लिख दिया? 49 वोल्ट। समझ में आया क्या सवाल? एक बार क्रॉस चेक कर लो। जीरो कहां लिख सकते हैं? कहीं भी लिख सकते हैं हम, कहीं भी लिख सकते हैं। उस ऊपर वाले जंक्शन को भी जीरो लिख सकते थे। उससे जहां तक फैलाना पड़ेगा फैलाएंगे, और जहां नहीं पता चलेगा वोल्टेज इंटू करंट से निकाल देंगे। ठीक है ना? क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट ऑलरेडी गिवन है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर भी हमको ऑलरेडी पता ही है। जैसे वहां पे 4 एम्पियर करंट है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 24 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नीचे जीरो लिखा, ऊपर -24 हो गया। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू ऑलरेडी पता नहीं रहता, तो हम रेजिस्टेंस क्रॉस करके जब जाते हैं तो एक्स लिखना पड़ता है या वाई लिखना पड़ता है, बदल जाता है वैल्यू। दो तीन मिनट है, इसको 2-3 मिनट में सूद देते हैं। नंबर ऑफ बैटरी, रेजिस्टेंस और टेढ़ा मेढ़ा सर्किट देख के थोड़ी इच्छा खत्म हो गई होगी जीवन जीने की, है ना? अभी इसमें लूप लॉ लगाएं तो बहुत ही जहर है ना? नंबर ऑफ लूप्स जो हैं बहुत ही ज्यादा हैं। तो इसको फन की तरह लेना है। क्या ये सवाल हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं? देखिएगा, थोड़ा ध्यान देंगे तो जरा सा, मतलब दो शब्द लिखूंगा और आंसर बाहर आ जाएगा। वैसे बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कहीं पर भी जीरो ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बना देते लोग कि देखो सवाल लिखा है क्या? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो VA को जीरो लिख लेते हैं, तो जो भी VB का वैल्यू आएगा उसी का नेगेटिव आंसर लगा देंगे। कुछ समझे क्या? VA तो जीरो हो गया, VB को भी जीरो ले सकते हैं, लेकिन VA उधर कोने में है ना, तो कोना पकड़ लेते हैं, जीरो पे वैल्यू एक जैसी दिखेगी। ऐसे कोई लॉजिक बहुत भयंकर नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हैं जीरो। तो मैंने इसको जीरो मान लिया। क्वेश्चन पढ़ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। नॉर्मली मैंने आपको सिखाया था, जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के जाना होता है। अब यहां से चल के जाओगे तो इसमें करंट मालूम, तो जब करंट मालूम नहीं तो इसका वोल्टेज तो पता नहीं चलेगा। यहां से यहां तक तो 2 वोल्ट है, दिख रहा है, ठीक है क्या? यहां से यहां तक तो 2 वोल्ट है, तो ये तो 2 वोल्ट ऐड कर देंगे, लेकिन यहां पे कितना पता नहीं, तो फिर अभी नहीं कर सकते। इधर से भी तो जा सकते, इधर से गए यहां 2 वोल्ट हो गया, यहां से ऊपर नहीं जा सकते। कुछ समझे क्या? यानी किसी भी रास्ते से जाओगे तो बीच में रेजिस्टेंस बैठा है, वो वोल्टेज बताने नहीं देगा। तो बैटरी से चल के जा सकते हो। कोई कहता है सर तो क्या ऐसे घूम के नहीं जा सकते? लल्लू बना देते हैं। आपने कभी सांप सीढ़ी खेला है? ऐसे थोड़े कहीं से भी चले जाओगे। देखो सर, सांप के पूंछ से घुस के मुंह से बाहर निकल गए। ये भी तो हो सकता है तरीका। लैडर से ही ऊपर चढ़ सकते हैं, और सांप खाएगा तो नीचे ही आएंगे, है ना? पॉटी कर देगा बाहर। मतलब रेजिस्टेंस से चलने का रास्ता नहीं है। तो इसको जीरो ले लिया, यहां 1 वोल्ट लिख दिया, यहां 2 हो गया, यहां 3, यहां 4 हो गया। इतना बात समझ गए? किस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं? बैटरी वाले रास्ते से। अब ऊपर कितना रेजिस्टेंस है पता चल रहा है क्या? क्या 1 से ऊपर जा सकते क्या? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। रेजिस्टेंस लगा है ना भाई मेरे? हाँ, बोलने के टोन से आंसर नहीं जा सकते। हाँ सर जा सकते हैं। अरे कहां जा सकते हो? नहीं जाएगा। देखो यहां 1 है, रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है तो नहीं चढ़ेंगे, यहां से भी चढ़ नहीं सकते। तो जहां का वोल्टेज पता, वहां से ऊपर जाने के लिए जो रास्ते हैं उसमें सब में रेजिस्टेंस है। फिर आगे देखो यहाँ पे
तो आगे तो जा सकते हैं, हाँ यहाँ तो 3 है तो 3 से ऊपर जा पा रहे क्या, तो यहाँ तो 4 है 4 से ऊपर जा पा रहे क्या, कोई रास्ता नहीं पकड़ में आ रहा है जिससे हम ऊपर के ब्रांच में पहुंच जाए। तो ऊपर के ब्रांच का हमको रजिस्टर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम नहीं है, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल को इसलिए क्या मान लिया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ बहुत सही, यहाँ पे बोलो, और यहाँ x plus 3 x प्लस x 4। plus 4 अब आप अगर x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो b का आंसर क्या आ जाएगा और a का आंसर क्या है, तो इनका डिफरेंस लेना कितना इजी है, केवल x का वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। लेकिन ये सवाल को ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। देखो भाई बच्चों, आप भी देखो, आप भी तो हो क्लास में, मोबाइल में देख रहे हो, तो पीछे 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 पीछे, क्या नाम है आपका पीछे सबसे बैठा, कशिश, तो इधर देखने का पैसा दिया होगा ना तुमने, तो तुम देख क्या रहे हो, मोबाइल ओपन है क्या, अच्छा मोबाइल में क्लास पढ़ रही है, ऑनलाइन सर, ऑनलाइन का पैसा दिया एसी है तो आ जाते हैं, पढ़ते हो पढ़ते ऑनलाइन है सर, तो देखो जंक्शन समझना, जंक्शन अगर हम यहां 0 बोले और यहां x बोले तो इस रास्ते में करंट फ्लो करा सकते हैं 0 माइनस एक्स अपॉन 1। लग रहा बड़ी मुश्किल बात हो गई, एक रेजिस्टेंस में एक यहां पे 0 लिखा है और यहां x लिखा है, मैं बोल रहा हूं ऊपर करंट जा रहा है, तो तुम क्या लिखोगे, 0 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है, इसका करंट आ सकता है, इसका करंट मतलब x का इक्वेशन बनाना है। ऐसे यहां से भी अगर करंट फ्लो कराना चाहे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1। अब इस जंक्शन में 3 रास्ते हैं, इस रास्ते में करंट हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जिस रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं होता उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन अपॉन में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो करंट होता है जिस रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन यूजुअली जब हम जंक्शन लॉ लगाते हैं तो हमको अगर ये x का वैल्यू निकालना है तो इसके कनेक्टेड हर रास्ते में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, बड़ा होगा नहीं हमसे सॉल्व, तो मतलब ये वाले जंक्शन पे हम सक्सेसफुली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, मान लो यहां पे करंट I1 है और यहां I2 है, तो तुम कहोगे सर ये अगर I3 पता होता तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम 0 कर देते, तो मैं कहता हूं ऐसा करते हैं, I3 यहां से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इधर के 3 रास्ते से करंट आएगा वही तो I3 होगा। मुश्किल बात होगी लग रहा है, इस जंक्शन में देखो, इस जंक्शन में यहां से I3 जा रहा है, तो तुमने बोला चलो सर ऐसा मान लेते हैं यहां I4 और यहां I5 और यहां पे होता I6, तो I4 I5 और I6 का सम हो जाता I3, करेक्ट है क्या। I4 रेजिस्टेंस से निकला जा सकता है, I5 भी लिखा जा सकता है, लेकिन I6 नहीं लिख सकते, तो अब I6 कहां से लाए, तो उसके पीछे वाले जंक्शन बी वाले जंक्शन में जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे I7 I8 कर दिया, यहाँ I9 हो गया, आप समझ रहे हो ना, आपको लग रहा है अरे सर ये तो बड़ा मतलब पीछे पीछे ऐसे खिसकते जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे, तो एक रास्ता और पीछे जाते हैं, या I7 I8 हो गया, यहाँ पे I10 लिख दिया, यहाँ I11 हो गया, यहाँ I12 हो गया और ये I9 हो जाएगा। लेकिन I12 हम लिख सकते हैं कैसे, ये तो I12 लिख सकते हैं, I11 लिख सकते हैं और I10 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो 10 11 12 मिलके ये वाला करंट बन रहा है, और I9 I8 I7 मिलके, और ये दोनों उसमें ऐड कर देंगे तो फिर ये दोनों उसमें ऐड कर देंगे। तो आप थोड़ा अपने मन से पूछे तुमने किया क्या, ये सारे का करंट ही सम करके 0 कर दे, देखो क्या हुआ, I1 I2 I3, I3 में कौन है, उल्टा से करते हैं, इस ब्रांच में जो करंट है 1 2 3 वाला है, ये 3 करंट मिलके, फिर ये 3 करंट में ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, फिर ये हो गया 5 करंट, फिर ये दोनों ऐड हो गए तो ये हो गया 7 का करंट, फिर इसमें दोनों ऐड हो गए तो ये हो गया टोटल करंट, समझे क्या, और टोटल करंट 0 है। लेकिन ये भी बार बार नहीं लिखेंगे, ये जो करंट है I1, ये करंट भी I4 भी सेम है, ध्यान से देखो, नीचे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, डिफरेंस कितना हुआ,
जैसे 0 माइनस एक्स अपॉन 1 था, ये 1 माइनस अपॉन, ये कैंसिल हुआ, क्या आंसर आया? इसमें करंट है माइनस एक्स अपॉन 1, इसमें करंट कितना है और इसमें कितना है? माइनस एक्स अपॉन 1, इसमें कितना है और इसमें कितना है? अच्छा, इसमें देखो 4 से x प्लस 3 में 4 माइनस एक्स माइनस 3 करके, चलो यहां से देखते हैं, ये 1 है और ये x है, कितना हुआ? 2 में से x प्लस 1 माइनस करेंगे, वो भी 1 माइनस एक्स है, और ये कितना है? ये भी देखो 3 में से या x प्लस 2 माइनस क्या भाई, लल्लू निकले क्या? 3 में से x प्लस 2 माइनस कर दिया, तो माइनस 2 कहां से आ गया? ओपन कर दी ना भाई। अभी इसको देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस, कितने 1 माइनस एक्स हैं? तो 4 को लिखा 1 माइनस एक्स, प्लस 5 को लिखा 0 माइनस एक्स अपॉन 1 इक्वल टू, कितने ब्रांच हो गए? पूरे 9 ब्रांच है। 3 हो गई है, 3 और फिर 2 और 7 हो गए, फिर 2 और नहीं, 3 2 5 और प्लस 7 और 2 9, समझे क्या? और 9 को बार बार नहीं कर रहे, सारे वर्टिकल ब्रांच के करंट एक जैसे हैं, 5 आ गई वर्टिकल, 5 से मल्टीप्लाई, सारे डायगोनल वाले ब्रांच के करंट एक जैसे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई। अभी ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्या? 4 माइनस 4x 0 माइनस 5x इक्वल टू 0, 4 और 5, 9x इक्वल टू 4x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू 4/9 आ गया, तो VB का वैल्यू कितना आया? 22/9। VA का वैल्यू क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बता पाओगे? लिखा VA माइनस VB, 0 माइनस, आंसर आया, यही आंसर है। ठीक है, तो नोडल लगाने से थोड़ा आसानी से हो रहा है, बट ऐसा मौका बहुत ही कम मिलेगा कि नोडल हम यूज कर पाए। ठीक है, तो इससे क्या आपको क्या आउटकम लेना है वही समझ गए क्या? जहां पे बहुत सारे बैटरी और प्लेन रास्ते हो, वहां पे एक जगह 0 लगा के और एक बार फैलने की कोशिश करना, हो सकता है जो पूछा हो वैसे ही आ रहा हो, हमको कोई सॉल्व ही नहीं करना हो, समझ गए क्या? वैसे वाले में यूज करने की कोशिश करेंगे।